प्राणियों की कार्यकी में आज हम पढ़ रहे हैं WBC। रक्त के विभिन्न संगठनों में आपको बताया था कि दो भाग पाए जाते हैं इसमें। एक तो होता है रक्त का द्रव भाग जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, एक होता है रक्त का ठोस भाग जिसको कणिकाएं कहते हैं। प्लाज्मा और कणिकाओं की जब हम बात करते हैं तो इस प्लाज्मा के अंदर कणिकाएं एम्बेडेड होती है, यानी उसके अंदर बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है। अब इन कणिकाओं में भी आपको 3 प्रकार बताए थे। उन 3 प्रकारों में पहला प्रकार था RBC या लाल रक्त कणिका, या उन्हीं को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। और आज जब रक्त के जिस घटक की या जिसकी हम बात करें उस कणिका को हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिका या WBC। अब देखो ये जो WBC है, इन WBCों की विशेषताओं की, श्वेत रक्त कणिका, इन WBCों की विशेषताओं की हम आज बात करने वाले हैं कि ये कितने प्रकार की होती है, इनकी परसेंटेज कितनी होती है, संख्या कितनी होती है और इनके कार्य क्या होते हैं। जब हम WBC की बात करते हैं तो इन्हीं WBC को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC का ही दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। तो आप लोग इस चीज़ से भ्रमित ना होवे कि WBC और ल्यूकोसाइट अलग अलग होती है। ल्यूकोसाइट और WBC दोनों एक ही होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो WBC है, इन WBCों की जब हम बात करते हैं संख्या की, तो एक सामान्य व्यक्ति में इनकी संख्या 6000 से 8000 प्रति mm³ होती है। 6000 से 8000 प्रति mm³ होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो प्रति mm³ है इसका अर्थ क्या होता है, यानी 1 मिलीमीटर ऊंचा, 1 मिलीमीटर गहरा और 1 मिलीमीटर चौड़ा अगर यदि कोई पात्र लिया जाता है और उस पात्र में ब्लड का सैंपल लिया जाता है, रक्त का नमूना लिया जाता है, तो उस नमूने में कितनी कोशिकाएं होंगी? तो उस नमूने में 6 से 8000 WBCयाँ पाई जाती है। जबकि आप लोगों को अगर यदि मालूम हो तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि RBC की अगर यदि हम संख्या की बात करते हैं तो RBC की संख्या 45 से 55 लाख प्रति mm³ होती है। 45 से 55 लाख प्रति mm³ RBC की संख्या होती है। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर RBC की संख्या लाखों में होती है और WBC की संख्या हजारों में होती है। इसी कारण एक WBC और RBC का अगर यदि हम अनुपात देखते हैं तो इन WBC और RBCों का अनुपात लगभग 1:600 प्राप्त होता है। यानी जहाँ पर एक WBC होती है उतनी ही जगह में या उसी स्थान में या उतने ही ब्लड में लगभग कितनी RBC होगी? 600 RBC होगी। तो RBC और WBCों की संख्या का अनुपात कितना आता है? 1:600। अब देखो कई बार कई परिस्थितियों में इन WBCों की संख्या कम भी हो जाती है और इन WBCों की संख्या बढ़ भी जाती है। तो जब हम बात करते हैं WBCों की संख्या की, तो इनकी संख्या का कम होना, WBC की संख्या का कम होना, WBC की संख्या का कम होना कहलाता है ल्यूकोपीनिया। WBCों की संख्या कम होना ल्यूकोपीनिया कहलाता है। और जबकि WBCों की संख्या कम हो सकती है तो WBC की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है। तो इन WBCों की संख्या में वृद्धि होना या बढ़त होना ये कहलाता है ल्यूकीमिया। WBC की संख्या बढ़ना ल्यूकीमिया और WBC की संख्या कम होना ल्यूकोपीनिया कहलाता है। अब ये जो ल्यूकीमिया या ल्यूकोपीनिया है ये विभिन्न कारणों से हो सकते हैं। अब ये जो WBC है, आप लोगों को RBC में बताया था कि जो RBC होती है उस RBC के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी एक परिपक्व RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन जो WBC होती है वो WBC केंद्रक युक्त होती है, यानी जितनी भी WBC होती है उन सभी WBCों में केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक पाया जाता है। समझ में आ गई ये वाली बात? तो RBC केंद्रक विहीन RBCों की संख्या ज़्यादा होती है, WBC केंद्रक युक्त होती है और इनकी संख्या RBC की तुलना में कम होती है। अब ये जो WBCयाँ हैं, जितने भी WBC है उन सभी WBCों को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। कितने भागों में विभक्त करने वाले हैं? 2 भागों में। अब 2 भागों में विभक्त किस आधार पर कर रहे हैं? तो उनके जीव द्रव्य में पाई जाने वाली कणिकाओं के आधार पर, जीव द्रव्य कणिका के आधार पर, जीव द्रव्य कणिका के आधार पर जितने भी WBC है उन सभी WBCों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कणिका की उपस्थिति की जब भी बात करेंगे तो 2 ही चीज़ें होंगी, या तो कणिकाएं उपस्थित होंगी या कणिकाएं अनुपस्थित होंगी। तो अब देखिए, पहला यहाँ पर
कणिकीय जीवद्रव्य उपस्थित होता है। यानी पहली जो WBC है वो WBCों के जीवद्रव्य के अंदर कणिकीय पदार्थ उपस्थित होते हैं, तो कणिकीय जीवद्रव्य उपस्थित। अब जब इनके जीवद्रव्य में कणिकाएं उपस्थित है तो इन कोशिकाओं को, इन WBCों को कहते हैं कणिकाणु, यानी कणिका युक्त अणु, ठीक है। और इन कणिकाणुओं को अंग्रेजी में ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। तो यहाँ पर WBCों का पहला प्रकार कौन सा हो गया? ग्रेनुलोसाइट। अब दूसरे में क्या होगा? कणिकाओं के जब भी उपस्थिति की बात करेंगे तो या तो वो संरचना उपस्थित होती है या फिर वो संरचना अनुपस्थित होती है। तो दूसरा, इनके अंदर कणिकाएं क्या होती है? अनुपस्थित। अब कणिकाएं अनुपस्थित है तो इनके जीवद्रव्य में किसी प्रकार की कोई भी संरचना या कोई भी पदार्थ उपस्थित होगा? नहीं होगा। तो इसी कारण इनको कहते हैं अकणिकाणु, यानी इनमें कोई भी जीवद्रव्य में किसी प्रकार का कणिकीय पदार्थ उपस्थित नहीं होता, तो इनको कहते हैं अकणिकाणु। और अकणिकाणुओं को अंग्रेजी में एग्रेनुलोसाइट कहते हैं, एग्रेनुलोसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर WBC को कितने प्रकारों में विभक्त किया है? 2 प्रकारों में, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। यानी ऐसी WBC जिसमें कणिकाएं पाई जाती हैं और दूसरी ऐसी WBC जिसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती। अब ये जो कणिकाएं जिसमें पाई जाती है, ये जो WBC ग्रेनुलोसाइट है, ये ग्रेनुलोसाइट भी आगे अभिरंजक के आधार पर 3, यानी इनका अभिरंजन किस पदार्थ से किया जाता है उसके आधार पर इनको 3 भागों में विभक्त किया जाता है। अब इनके 3 भाग कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा। अभिरंजन के लिए अम्लीय अभिरंजक भी काम में लिया जा सकता है, क्षारीय अभिरंजक भी काम में लिया जा सकता है और उदासीन अभिरंजक भी काम में लिया जा सकता है। तो अभिरंजन में पहला जो WBC का प्रकार है वो ये WBC यूज होती है अम्लीय अभिरंजक के द्वारा। ये किसके द्वारा रंगी जाती है? अम्लीय रंजक के द्वारा रंगी जाती है। अब अम्लीय रंजक के द्वारा रंगी जाने के कारण इन WBCों को अम्लरंजी कहते हैं। क्या कहेंगे? अम्लरंजी। और अम्लरंजी को अंग्रेजी में एसिडोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडोफिल। तो WBC का पहला प्रकार कौन सा है? एसिडोफिल। और यहाँ पर ये जो अम्लीय अभिरंजक होता है ये कौन होता है? इयोसिन होता है। इसी कारण इनको इयोसिनोफिल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर WBC का पहला प्रकार कौन सा है? अम्लीय अभिरंजक के द्वारा रंगी जाने के कारण इन कोशिकाओं को अम्लरंजी भी कहते हैं। और ये अम्लीय अभिरंजक कौन होता है? इयोसिन। इयोसिन की उपस्थिति के कारण या इससे अभिरंजित होने के कारण इयोसिनोफिल भी कहते हैं। अब ये जो अम्लरंजी या इयोसिनोफिल्स जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं की जब संख्या की बात करते हैं तो जितनी भी टोटल WBC होती है उन सभी WBCों की ये 2 से 3% मात्रा में उपस्थित होती है। यानी केवल और केवल कितनी मात्रा में उपस्थित होती है? 2 से 3% मात्रा में उपस्थित होती है इन WBCों के अंदर। अभी आपको बताया था सभी WBC जो होती है उनके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। तो इनका जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में 2 पालियां होती है। केंद्रक में 2 पालियां उपस्थित, यानी इनका केंद्रक होता है द्विपालित, 2 पालियां उपस्थित, ठीक है। तो केंद्रक बाइलोब्ड या द्विपालित होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं एलर्जी क्रियाओं में अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। एलर्जी क्रियाओं में अधिक मात्रा में सक्रिय या अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, अधिक सक्रिय होती है। समझ में आ गई ये वाली बात? तो जब भी यानी इनकी संख्या का बढ़ना, ऐसे मान लो किसी व्यक्ति में क्या दर्शा रहा है कि उसके अंदर एलर्जिक क्रियाएं हो सकती हैं, याद रह जाएगी आप लोगों को। तो पहली WBC ग्रेनुलोसाइट के अंदर पहला प्रकार अभिरंजक के आधार पर कौन सी कोशिकाएं हो गई? अम्लरंजी या इयोसिनोफिल्स। अब दूसरी WBC कोशिकाओं की जब हम बात करते हैं तो दूसरी कोशिकाओं को हम कहते हैं क्षाररंजी। क्यों? क्योंकि ये कौन से अभिरंजकों के द्वारा रंगी जाती है? क्षारीय अभिरंजकों के द्वारा रंगी जाती है। अब क्षारों को आप रसायन शास्त्र में या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्षार को हम कहते हैं बेस। तो इसी कारण इनको कहते हैं बेसोफिल्स, ठीक है। क्या कहेंगे? बेसोफिल्स। अब जब हम इन बेसोफिल्स की बात करते हैं तो ये जो बेसोफिल्स होती है, इन बेसोफिल्स की संख्या सबसे कम होती है। संख्या सबसे कम यानी जितनी भी WBC होती है उन WBCों में सबसे कम मात्रा किसकी होती है? बेसोफिल्स की। और इनकी केवल और केवल कितनी मात्रा होती है? 0.5%, यानी लगभग 1 या आधा %
जितनी भी WBC होती है उन सभी WBCों में से 1 या आधा % या आधे से 1% के रूप 1% में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? क्षाररंजी कोशिकाएं पाई जाती है। अब ये जो क्षाररंजी कोशिकाएं हैं, इन क्षाररंजी कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है, इनके केंद्रक में, ध्यान से सुनिएगा, केंद्रक में 2 पालियां भी हो सकती है या 3 पालियां भी उपस्थित हो सकती है। तो केंद्रक 2 या 3 पालियों से उपस्थित होता है या 2 या 3 पालियों से युक्त होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को जब हम बात करते हैं ऊतकों की, तो ऊतकों में ब्लड स्ट्रीम में तो इनको कहेंगे क्षाररंजी या बेसोफिल, और ऊतकों में विद्यार्थियों ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं से कहते हैं मास्ट कोशिका। इन्हीं कोशिकाओं को क्या कह देते हैं? मास्ट कोशिका। और ये जो मास्ट कोशिकाएं होती है, इन मास्ट कोशिकाओं से 3 पदार्थों का स्राव होता है। उनमें से पहला जो पदार्थ है, उस पदार्थ का नाम है हिपेरिन। अब ये जो हिपेरिन नाम का पदार्थ है, ये हिपेरिन होता है प्रतिरक्त स्कंदक। क्या होता है? प्रतिरक्त स्कंदक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये प्रतिरक्त स्कंदक क्या होता है? तो देखिए, प्रति का मतलब विरोधी, रक्त का मतलब ब्लड का, और स्कंदक का मतलब जमने से रोकने वाला। तो इसका कार्य होता है रक्त को जमने से रोकना, रक्त को जमने से रोकना। तो पहला पदार्थ तो कौन सा हो गया? हिपेरिन। और इस हिपेरिन का कार्य क्या है? रक्त को जमने से रोकना। अब आप लोग सोच रहे होंगे जमने से रोकने का मतलब क्या है? अगर यदि हमारे रक्त में ये हिपेरिन अनुपस्थित हो तो रक्त वाहिनियों के अंदर जम जाएगा। तो पहला पदार्थ कौन सा हो गया? हिपेरिन। और ये कैसा होता है? प्रतिरक्त स्कंदक होता है, यानी रक्त को रक्त वाहिनियों में जमने से रोकता है। और इसी हिपेरिन की उपस्थिति के कारण हमारा बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। फिर उसके पश्चात दूसरा जो पदार्थ है, वो दूसरा पदार्थ, इससे निकलने वाला पदार्थ, ये पदार्थ है हिस्टामिन। दूसरा पदार्थ है हिस्टामिन। अब यहाँ पर हिपेरिन, उसके बाद में हिस्टामिन। जब हिस्टामिन की बात करते हैं तो हिस्टामिन होता है वाहिनी विस्तारक। कैसा होता है? वाहिनी विस्तारक। यानी ये रक्त वाहिनियों को क्या करता है? फैलाता है। तो वाहिनी विस्तारक, और वाहिनी विस्तारक होने के कारण कार्य क्या हो जाएगा? रक्त वाहिनी में फैलाव, यानी रक्त वाहिनियों को फैलाना। समझ में आ गई ये वाली बात? रक्त वाहिनियों को चौड़ा करने का कार्य करता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कई बार, सुनिए, जैसे कई बार हमारे को मधुमक्खियाँ या कोई बर्र या ततैया काट लेता है, तो काटने के बाद में उस स्थान पर सूजन आ जाती है और एक लाल धब्बे का निर्माण होता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही हिस्टामिन होता है। ये सामान्य अवस्था की जब हम बात करते हैं तो सामान्य अवस्था में रक्तवाहिनी एकदम स्ट्रेट होती है, लेकिन जैसे ही ये हिस्टामिन का स्राव होता है, इस हिस्टामिन का स्राव होने के बाद में ये रक्तवाहिनी को क्या कर देगा? फैला देगा। अब यहाँ पर रक्तवाहिनी जब एकदम सीधी है तो यहाँ पर रक्त का फ्लो भी कैसा होगा? रक्त का प्रवाह है सामान्य होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये फैलाव हो गया तो इस फैलाव में अब क्या हो जाएगा? इस फैलाव में रक्त का एकत्रण हो जाएगा, रक्त एकत्रण। और जैसे ही रक्त का एकत्रण हुआ तो रक्त एकत्रण से क्या हो जाएगा? यहाँ पर सूजन भी आ जाएगी और ये स्थान रक्त के एकत्रण के कारण कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। तो इस कारण जब एलर्जी हो जाती है तो उस एलर्जी के उपचार के लिए एंटी हिस्टामिन दवाइयाँ दी जाती है। वो क्या करेगी? एंटी हिस्टामिन, यानी इस हिस्टामिन के प्रभाव को क्या कर देगी? कम। और कम करते ही रक्तवाहिनी वापस से अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएगी। और वापस से सामान्य अवस्था में आते ही क्या हो जाएगा? सामान्य अवस्था में आते ही क्या हो जाएगा? सामान्य अवस्था में आते ही रक्त का प्रवाह है सामान्य। तो सूजन और जो भी लाल स्पॉट जो बना था, धब्बा जो बना था, वो धब्बा यहाँ से गायब हो जाएगा। अब उसके पश्चात जब हम तीसरे पदार्थ की बात करते हैं तो तीसरा जो पदार्थ निकलता है, वो तीसरा पदार्थ निकलता है सीरोटोनिन। अब ये जो WBC की बेसोफिल से जो निकलने वाला सीरोटोनिन है, ये सीरोटोनिन क्या काम करवाता है? ये टोनिन का अर्थ होता है तनाव, यानी ये क्या काम करवाता है? रक्त वाहिनियों में संकोचन, रक्त वाहिनी में संकोचन, रक्तवाहिनी में संकुचन का कार्य करवाता है। यानी जो वाहिनियाँ होती हैं उन वाहिनियों को सिकोड़कर उनके व्यास को कम करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेनुलोसाइट में दूसरा प्रकार कौन सा है? बेसोफिल्स। और ये बेसोफिल्स कितने प्रकार की? बेसोफिल्स से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? 3 पदार्थ निकलते हैं। पहला पदार्थ है हिपेरिन, जो कि रक्त को जमने से रोकता है। दूसरा पदार्थ है हिस्टामिन, जो कि रक्तवाहिनियों को फैलाव करवाता है। तीसरा पदार्थ है सेरोटोनिन, जो कि रक्तवाहिनियों में संकोचन करवाने का कार्य करता है। अब इसके पश्चात तीसरी जो रक्तवाहिनियाँ हैं, या सॉरी तीसरी जो कणिकाएँ हैं,
वो कणिकाएं हैं न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तीसरी कणिकाएं कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये न्यूट्रोफिल्स क्या होती है? सुनिएगा, ये होती है उदासीन रंजी, यानी इनको अम्लीय अभिरंजकों के द्वारा भी और क्षारीय अभिरंजकों के द्वारा भी रंगा जा सकता है, तो इसी कारण इनको उदासीन रंजी कहते हैं। अब ये जो उदासीन रंजी कोशिकाएं होती है, इनकी मात्रा जितनी भी WBC होती है उन WBCों में सबसे अधिक मात्रा में लगभग 62% यानी 62 से 65%, यानी जितनी भी WBC होती है उन WBCों में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स है, इन न्यूट्रोफिल्स का जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक में ध्यान से सुनिएगा, इस केंद्रक में 2 से 7 पालियां उपस्थित होती है, यानी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तो 5 पालियां भी हो सकती है, यानी इनका केंद्रक बहुपालित होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो WBC है, इस WBC में इसका स्वभाव होता है भक्षक स्वभाव, यानी ये बाहर से जो आने वाले कोशिकाएं या पैथोजन जो होते हैं उन रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। तो ये स्वभाव में किस प्रकार की होती है? ये स्वभाव में भक्षक प्रकृति की होती है। अब सुनिएगा, फिर उसके बाद में ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं रक्त केशिकाओं को पार कर जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये रक्त केशिकाएं क्या होती है? तो मैंने आप लोगों को मैं बता दूं कि धमनियां जैसे ही ऊतकों में जाती है, तो वो धमनियां ऊतकों में जाने के बाद में छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाती है, और ये जो छोटी छोटी नलिकाएं होती है, इन्हीं नलिकाओं को रक्त केशिकाएं कहती है। तो ये जो रक्त केशिकाएं हैं, ये इन रक्त केशिकाओं को पार करके ऊतक में प्रवेश कर जाती है। ऊतकों में प्रवेश, रक्त केशिकाओं को पार करके ऊतकों में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, यानी केशिकाओं को पार करके किस में आ जाएगी? ऊतकों में। और ऊतकों में आने के बाद में ये क्या काम करवाएगी? ये रोगाणुओं से, जीवाणु से, या जो भी रोगाणु होगा उस जीवाणु या रोगाणु से सुरक्षा करवाएगी। जीवाणु या रोगाणु से सुरक्षा। समझ में आ गई ये वाली बात? अब यहाँ पर ये जैसे मान लो थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर ये रक्तवाहिनी है, ये रक्तवाहिनी हमारे ऊतक में जाने के बाद में इस प्रकार से छोटी नलिकाओं में विभक्त हो गई, और ये जो नलिकाएं हैं यहाँ से रक्त का प्रवाह हो रहा है। अब ये जो नलिकाएं हैं, इन्हीं नलिकाओं को हम रक्त केशिका कहते हैं। अब ये जो केशिका है, इस केशिका से यहाँ से ये WBC का प्रकार जो है न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल निकलकर कहाँ पर आ जाएगा? ऊतक। और उस ऊतक द्रव में जो भी पैथोजन या जो भी जीवाणु होगा उस जीवाणु को नष्ट करेगा। अब इन कोशिकाओं को, ये जो केशिकाओं को पार करने का गुण है, यही केशिकाओं को पार करने का गुण कहलाता है केशिका पारण। क्या कहलाएगा? केशिका पारण। तो आप लोगों से 1 नंबर का प्रश्न खूब बार पूछ लेता है, केशिका पारण किसको कहते हैं? यानी न्यूट्रोफिल्स के द्वारा रक्त केशिकाओं को पार करके ऊतक द्रव में आना ही क्या कहलाता है? केशिका पारण कहलाता है। और इसी केशिका पारण को अंग्रेजी में कहते हैं डायपेडेसिस। क्या कहते हैं? डायपेडेसिस। तो केशिका पारण या डायपेडेसिस का गुण किस में पाया जाता है? केशिका पारण या डायपेडेसिस का गुण न्यूट्रोफिल्स में पाया जाता है। समझ में आ गई ये वाली बात? अब ध्यान से सुनिएगा, इसके अतिरिक्त ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये न्यूट्रोफिल्स केशिकाओं को पार करके ऊतकों में तो आई जाएगी। ये जो न्यूट्रोफिल्स है, ये न्यूट्रोफिल्स का केंद्रक, ध्यान से सुनिएगा, जो भी मादा होती है, मादा में न्यूट्रोफिल्स का केंद्रक, न्यूट्रोफिल्स लिंग निर्धारण में प्रयुक्त की जा सकती है। अब आप लोगों को ये केवल और केवल कंपटीशन के लिए याद रखना है, लिंग निर्धारण में प्रयुक्त की जा सकती है। ये केवल और केवल किसके लिए याद रखना है? कंपटीशन के लिए, अन्यथा 12वीं के लिए आप लोगों को याद नहीं रखना है, या लोअर क्लासेस के लिए याद नहीं रखना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे? तो इन न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है कि इनके अंदर जो महिलाएं होती है, उनके अंदर न्यूक्लियस कैसा हो जाता है? ड्रम स्टिक के समान हो जाता है। कैसा हो जाता है? ड्रम स्टिक के समान, यानी जो ढोल बजाने वाला या आगे से मोटा हो जाता है, और इसी कारण इसको ड्रम स्टिक वाला ये जो न्यूक्लियस है, इसको कहते हैं सेक्स क्रोमेटिन। क्या कह देते हैं? सेक्स क्रोमेटिन। तो यहाँ पर ये जो सेक्स क्रोमेटिन है, यही सेक्स क्रोमेटिन लिंग निर्धारण में प्रयुक्त होता है।
तो ये केवल और केवल किस में होता है, फीमेल्स में। तो इसका एनालिसिस करके, इसका विश्लेषण करके उसका लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जो ग्रेनुलोसाइट है उन ग्रेनुलोसाइट को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, अम्लरंजी, क्षाररंजी और उदासीन रंजी। अब देखिए ये जो अकणिकाणु है, ये अकणिकाणु फिर से कितने प्रकार के अकणिकाणु इनके कोशिका द्रव में हमने पढ़ा है ग्रेनुलोसाइट। अब जो भी ग्रेनुलोसाइट होते हैं वो ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के, अम्लरंजी, क्षाररंजी और उदासीन रंजी। अब ग्रेनुलोसाइट या कणिकाणु पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ रहे हैं अकणिकाणु, ए ग्रेनुलोसाइट। अब देखिए इनका जो कोशिका द्रव होता है उस कोशिका द्रव में किसी भी प्रकार के जो भी कणिकाएं होती हैं वो कणिकाएं उपस्थित नहीं होती। अब ये जो अकणिकीय जीवद्रव्य है, हालांकि इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन इनके केंद्रक में इनकी तरह यानी जो न्यूट्रोफिल्स के अंदर जैसे 2 से 5 पालियां हैं, बेसोफिल में 2 से 3 पालियां हैं, मोनोसाइट ये इओसिनोफिल में 2 पालियां हैं, तो इस प्रकार से इनके केंद्रक में पालियां नहीं पाई जाती। अब ये जो अकणिकाणु है, इन अकणिकाणुओं को पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया है। अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं, इनमें जो पहला भाग है वो पहला भाग कहलाता है मोनोसाइट, ठीक है। अब ये जो मोनोसाइट कोशिकाएं हैं, ये मोनोसाइट कोशिकाएं भी न्यूट्रोफिल के समान ही, अभी अभी आपको बताया था न्यूट्रोफिल या उदासीन रंजी, न्यूट्रोफिल के समान भक्षक स्वभाव की होती है, न्यूट्रोफिल के समान ही भक्षक स्वभाव की होती है। भक्षक स्वभाव से मतलब आपको बताया था कि जो बाहर से रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उन रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है, इस प्रकार हमारे शरीर के रोगों से सुरक्षा करवाती है। तो ये भक्षक स्वभाव की होती है। फिर उसके पश्चात दूसरा, इनकी जब संख्या की बात करते हैं तो टोटल जो WBC होती है उनकी संख्या 6 से 8% होती है, यानी 6 से 8% तक कौन होती है, मोनोसाइट होती है। अब ये जो मोनोसाइट है इनकी संख्या कई किताबों में आप लोगों को 11% तक मिल जाएगी। अब इसके अलावा इन जो मोनोसाइट है, इन मोनोसाइट का जो केंद्रक होता है वो केंद्रक किडनी के समान होता है, केंद्रक किडनी के समान, केंद्रक किडनी के समान होता है, ठीक है। यानी इन कोशिकाओं का केंद्रक किसके समान हो जाएगा, किडनी के समान हो जाएगा। यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए उसके बाद में लास्ट जो WBC का प्रकार है वो प्रकार है लिम्फोसाइट। और ये जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं, इन्हीं लिम्फोसाइट कोशिकाओं को हिंदी में हम लसीकाणु कहते हैं। अब ये जो लसीकाणु या लिम्फोसाइट होते हैं, ये लिम्फोसाइट लगभग 20 से 25% के आसपास में होते हैं, यानी इनकी संख्या टोटल WBC में कितनी होती है, 20 से 25% के आसपास होती है, या 20 से 25% के बीच में होती है। अब ये जो लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट क्या कितने प्रकार की, ये भी 2 प्रकार की। वास्तव में इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, इन लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में। अब अस्थि मज्जा में निर्माण होने के पश्चात इनका परिपक्वन 2 अलग अलग स्थानों पर होता है। अब कुछ लसीकाणु ऐसे होते हैं जिनका, देखो ध्यान से सुनिएगा, निर्माण कहाँ पर हो रहा है, अस्थि मज्जा में। इन कुछ लसीकाणुओं का या लिम्फोसाइटों का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, अस्थि मज्जा में। अब कुछ का निर्माण कहाँ पर होता है, थाइमस ग्रंथि में। तो इनका परिपक्वन की अगर यदि हम बात करें तो परिपक्वन अगर यदि अस्थि मज्जा में होता है, यानी निर्माण और परिपक्वन दोनों के दोनों अस्थि मज्जा में हो तो, दोनों अस्थि मज्जा में हो तो ऐसे लसीकाणुओं को बी लसीकाणु कहते हैं या बी लिम्फोसाइट कहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा बी लसीकाणु और दूसरे होते हैं टी लसीकाणु। आगे हम जब प्रतिरक्षा तंत्र, मानव में प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ेंगे तो उस समय इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में दूसरा जो प्रकार है, अगर यदि इनका परिपक्वन कहाँ पर होता है, परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है, परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में हो, ग्रंथि में हो तो इनको टी लसीकाणु कहते हैं।
यानी लसिकाणुओं के कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार। और दोनों प्रकारों का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। अगर यदि इनका परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में हो तो फिर टी लसिकाणु, और अस्थि मज्जा में हो तो फिर बी लसिकाणु कहते हैं। अब ये जो बी लसिकाणु है, ये बी लसिकाणु क्या करते हैं? जब हमारे शरीर में बाहर से कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो उस बाहर से प्रवेश करने वाले रोगाणु को एंटीजन कहते हैं। तो उस एंटीजन को नष्ट करने के लिए इनके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। यानी ये बी लसिकाणु क्या काम करवाएगी? एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। अब ये जो एंटीबॉडीज होते हैं, ये एंटीबॉडीज उस बाहर वाले एंटीजन की पहचान करते हैं। अब ये एंटीबॉडीज जो है, ये रक्त का द्रव भाग, और उस द्रव भाग को हम कहते हैं प्लाज्मा। द्रव भाग प्लाज्मा में उपस्थित होती है, और द्रव भाग प्लाज्मा में उपस्थित होने के कारण ही इनके द्वारा जो हमारे को रोगों से सुरक्षा मिलती है, उस सुरक्षा को द्रव माध्य प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी द्रव के माध्यम से प्रतिरक्षा, द्रव माध्य प्रतिरक्षा कहते हैं, या इसी द्रव माध्य प्रतिरक्षा को ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी या ह्यूमोरल प्रतिरक्षा भी कहते हैं। अब कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों से ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि द्रव माध्य प्रतिरक्षा या ह्यूमोरल प्रतिरक्षा क्या होती है? तो जो बी लसिकाणुओं के द्वारा प्रदान की जाती है वो होती है द्रव माध्य प्रतिरक्षा। अब देखिए, ये जो टी लसिकाणु है, इन टी लसिकाणुओं के भी आगे कई प्रकार होते हैं, जैसे टी किलर कोशिका, टी सहायक कोशिका, प्राकृतिक टी किलर कोशिका, साइटोटॉक्सिक टी कोशिका। तो इस प्रकार से आगे इनके और अलग अलग प्रकार हैं। अब इनमें से आप लोगों को मैं एक जो जहाँ से कंपटीशन एग्जाम में या आपके स्तर पर जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, वो उस एक की बात मैं कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टी कोशिकाओं में टी सहायक कोशिका की, टी हेल्पर कोशिका। जब हम टी हेल्पर कोशिका की बात करते हैं तो ये जो टी कोशिकाएं होती है, ये टी कोशिकाएं ये जो बी लसिकाणु है, उस बी लसिकाणु का परिपक्वन करवाती है। बी लसिकाणु का परिपक्वन कौन सी कोशिका करवाती है? ये टी कोशिका करवाती है, टी सहायक कोशिका करवाती है। तो अब देखिए, ये टी सहायक कोशिकाएं जितनी ज़्यादा मात्रा में होंगी उतना ही ज़्यादा बी लसिकाणुओं का परिपक्वन होगा। जितने ज़्यादा बी लसिकाणु होंगे उतने ही ज़्यादा एंटीबॉडीज का निर्माण होगा, और जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज होंगे हमारे को बाहर के रोगाणुओं की पहचान या रोगों से प्रतिरक्षा उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। तो ये जो टी लसिकाणु है, ये टी लसिकाणु किसके माध्यम से प्रतिरक्षा प्रदान कर रहा है? ये इन बी लसिकाओं के या बी कोशिकाओं के माध्यम से प्रतिरक्षा प्रदान कर रहा है। इस कारण इस प्रतिरक्षा को कोशिका माध्य प्रतिरक्षा कहते हैं। कोशिका माध्य प्रतिरक्षा यानी कोशिकाओं के माध्यम से प्रदान की जाने वाली प्रतिरक्षा। समझ में आ गई ये वाली बात? अब आप लोगों ने एक सामान्य सी बीमारी नाम सुना होगा जिसको हम कहते हैं HIV एड्स। वो जो HIV एड्स होती है, उस HIV एड्स के अंदर इन टी कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। एड्स में, एड्स नाम का जो रोग होता है, उस एड्स में ये कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, टी कोशिकाओं की संख्या कम हो जाएगी। और जब इनकी संख्या कम हो जाएगी, टी कोशिकाएं कम, तो बी लसिकाणुओं का निर्माण भी कम, और बी लसिकाणु कम हो जाएंगे तो एंटीबॉडीज का निर्माण भी कम हो जाएगा। और एंटीबॉडीज का निर्माण कम हो गया तो हमारा शरीर बाहर से आने वाले रोगाणुओं की पहचान नहीं कर पाएगा, और जब बाहर से आने वाले रोगाणुओं की पहचान नहीं होगी तो हमारे को रोगों से सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी। तो इसी कारण फिर अन्य बीमारियों का संक्रमण होने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि HIV जो एड्स रोग होता है, उस HIV एड्स रोग में रोगों से लड़ने की क्षमता कम क्यों हो जाती है। अब ये जितनी भी WBC है, इन WBCओं का कई बार आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में चित्र दे दिया जाता है, और उस चित्र से पूछ लिया जाता है कि ये कौन कौन सी WBC है और इसका मतलब संरचना किस प्रकार से दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए WBCओं के जितने भी प्रकार, संभावित प्रकार हैं, वो सभी प्रकार यहाँ पर लिए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग इस कोशिका को देख रहे हैं, तो इस कोशिका की जो बाहरी सतह है, इसके बाहरी सतह से इस प्रकार से आप लोगों को कई उभार दिखाई देंगे। ये उभार क्या काम करवाते हैं? ये उभार बाहर से जो भी रोगाणु आता है उस रोगाणु को ग्रहण करने का, उसको पकड़ने का काम करवाते हैं। अब ये जो कोशिका है, इसी कोशिका को हम मोनोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसाइट। अभी अभी आपको बताया था कि मोनोसाइट भक्षक स्वभाव की होती है, यानी बाहर से आने वाले रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है।
समझ में आ गई ये वाली बात। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर यदि आप इसके केंद्रक को देख रहे हैं तो इसका केंद्रक आकार में इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, और ये संरचना किसकी होती है? ऐसी संरचना किडनी की होती है। इसी कारण इसके लिए आपको बताया कि इसका केंद्रक किडनी के समान दिखाई देता है। फिर उसके पश्चात यहाँ पर दूसरी जो कोशिका है, वो दूसरी कोशिका को देखिए आप, सुनिए। यहाँ पर ये तो है मोनोसाइट। अब यहाँ पर देखिए न्यूट्रोफिल्स को। जब हम न्यूट्रोफिल्स को देखते हैं तो आपको बताया था कि न्यूट्रोफिल्स के अंदर, केंद्रक के अंदर 2 से 5 पालियाँ या 2 से 7 पालियाँ होती है। तो यहाँ पर आप लोग इसका न्यूक्लियस अगर यदि देखेंगे तो इसके केंद्रक में आप लोगों को इस समय वर्तमान स्थिति में 3 पालियाँ दिखाई देगी। तो इस प्रकार से कई पालियों से युक्त जब केंद्रक आप लोगों को दिखाई दे तो वो कोशिका कौन सी होगी? वो कोशिका होगी न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर केंद्रक, कोशिकाओं का केंद्रक 2 से 5 पालिये या 2 से 7 पालिये होता है। फिर उसके बाद में न्यूट्रोफिल के बाद में आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तीसरी जो कोशिका है, ये कोशिका है बेसोफिल। अब ये जो बेसोफिल कोशिका है, इस बेसोफिल कोशिका का केंद्रक जब हम देखते हैं तो इसके केंद्रक में इस प्रकार से 2 पालियाँ भी हो सकती है और इसके केंद्रक में इस प्रकार से 3 पालियाँ भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको बताया था कि बेसोफिल का केंद्रक द्विपालीय या त्रिपालीय होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये बेसोफिल के पास में ये जो तीसरी अंतिम जो कोशिका है, ये कोशिका है इओसिनोफिल। कौन सी कोशिका है? इओसिनोफिल। अब ये जो इओसिनोफिल है या अम्लरंजी जो कोशिका है, उस अम्लरंजी कोशिका की जब संरचना या चित्र को हम देखते हैं तो इसके केंद्रक में इस प्रकार से केवल और केवल कितनी पालियाँ दिखाई देती है? 2 पालियाँ दिखाई देती है। तो इस इओसिनोफिल का केंद्रक द्विपालित होता है। बेसोफिल का केंद्रक में 2 भी हो सकती हैं तो 3 भी पालियाँ हो सकती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप लोग लास्ट में ये जो दोनों संरचनाएं देख रहे हैं, ये दोनों संरचनाएं हैं लसिकाणुओं की, जिसको हम बी और टी लसिकाणु कहते हैं। बी और टी लसिकाणु। समझ में आ गई ये वाली बात। तो इस प्रकार से डब्ल्यूबीसीओ को हमने उसके जीवद्रव्य में पाई जाने वाली कणिकाओं के आधार पर 2 भागों में, कणिकाणु और अकणिकाणु में विभक्त किया। फिर कणिकाणुओं को उसके अभिरंजन के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया, अम्लरंजी, क्षाररंजी और उदासीन रंजी। और फिर उसके बाद में अकणिकाणुओं को पुनः 2 भागों में, मोनोसाइट और लसिकाणुओं में विभक्त किया गया है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है कि अब तक हमने आरबीसी और अब हमने किसका अध्ययन कर लिया है? डब्ल्यूबीसी का अध्ययन कर लिया है। अब डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अध्ययन करने के बाद में जो नेक्स्ट प्रकार की जो कणिकाएँ आती हैं उनको हम कहते हैं पट्टिकाणु, और इन्हीं पट्टिकाणुओं को हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लेटलेट्स। तो नेक्स्ट जो कणिकाएं हम पढ़ रहे हैं वो कौन है? प्लेटलेट्स। अब देखिए ये जो प्लेटलेट्स हैं, इन्हीं प्लेटलेट्स को मानव में तो कहते हैं प्लेटलेट्स, और अन्य जंतुओं में यानी इसका सामान्य दूसरा जो नाम है वो दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। तो आप लोगों को ये चाहे थ्रोम्बोसाइट दे दे और चाहे प्लेटलेट्स नाम दे दें, ये दोनों एक ही होते हैं। पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स जनरली किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? मानव के लिए। और थ्रोम्बोसाइट सभी जानवरों के लिए या सभी जीवों के लिए थ्रोम्बोसाइट प्रयोग में लिया जाता है। अब देखिए ये जो पट्टिकाणु है, इन पट्टिकाणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो हमारा जो अस्थियों के मध्य का भाग, जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं, उस अस्थि मज्जा में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को कहते हैं मेगाकैरियोसाइट। विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको कहते हैं मेगाकैरियोसाइट, और इन मेगाकैरियोसाइट के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर बाहर निकलते हैं, और उन्हीं टुकड़ों को खंडन से क्या कहते हैं? उन्हीं टुकड़ों को हम पट्टिकाणु कहते हैं। तो पट्टिकाणुओं का निर्माण अस्थि मज्जा में मेगाकैरियोसाइट के छोटे छोटे टुकड़े बनने से इनका निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे सपोज दैट यहाँ पर मानिए ये मेगाकैरियोसाइट है, इस मेगाकैरियोसाइट का इतना पोर्शन, इतना भाग टूटकर यहाँ पर अलग हुआ, और अलग होकर ये किसका निर्माण करवा रहा है? ये निर्माण करवा रहा है पट्टिकाणु का। किसका निर्माण करवा रहा है? ये निर्माण करवा रहा है पट्टिकाणु का। अब इसने जैसे ही पट्टिकाणु का निर्माण करवाया तो अब यहाँ पर इसमें केंद्रक होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो खुद एक कोशिका का छोटा सा खंड है।
इसी कारण पट्टिकाणु केंद्रक विहीन संरचनाएं होती है, यानी इनके अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो पट्टिकाणु है, इन पट्टिकाणुओं की जब हम बात करते हैं कि इनकी संख्या रक्त में कितनी होती है, तो संख्या इनकी लगभग 1.5 लाख से लगभग 4.5 लाख, कुछ किताबों में ये 3.5 लाख भी होता है पर mm³, यानी 1 mm³ जो ब्लड होता है, उस 1 mm³ ब्लड में 1.5 से 4.5 लाख प्रति mm³ के बीच में इनकी संख्या पाई जाती है। समझ में आ गई ये वाली बात। अब देखो, इनकी संख्या कभी संख्या कम भी हो सकती है तो कभी संख्या बढ़ भी सकती है। तो इनकी संख्या का कम होना, यानी इनकी संख्या कम होना, ये कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स की संख्या का कम होना क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और इन प्लेटलेट्स की संख्या अगर यदि बढ़ जाए तो इनकी संख्या का बढ़ना यह कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो यहाँ से आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट्स या पट्टिकाणुओं की संख्या का कम होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और पट्टिकाणुओं की संख्या का बढ़ना थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये पट्टिकाणु काम में किस प्रोसेस में प्रयुक्त होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इन पट्टिकाणुओं का जैसे ही ये पट्टिकाणु टूटते हैं तो इनके टूटने पर, यानी इन पट्टिकाणुओं के टूटने पर या इनके नष्ट होने पर या इनके वायु के संपर्क में आने पर, तो इनके टूटने पर इनसे एक पदार्थ निकलता है, उस पदार्थ को कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन सा पदार्थ निकलता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव होता है। और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ निकल रहा है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या काम करवाता है? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त का थक्का बनाने में प्रयुक्त होता है, यानी ये रक्त का थक्का बनाता है। ध्यान से सुनिएगा, रक्त का थक्का बनाने में प्रयुक्त, थक्का बनाने में प्रयुक्त कौन होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या अकेला थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त का थक्का बना देता है? तो आगे आपको ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का बनने की जो क्रिया है उसमें समझाया जाएगा कि रक्त का थक्का बनने की क्रिया एक पर्टिकुलर एक प्रोटीन के द्वारा संपन्न नहीं होती। ये एक सीढ़ीबद्ध या क्रमबद्ध प्रक्रम होता है जिसके अंदर लगभग 12 या 13 प्रकार के प्रोटीन या 13 कारक सम्मिलित होते हैं। और उन कारकों में एक तीसरे नंबर का कारक कौन होता है? ये तीसरे नंबर का कारक होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से निकलता है? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन पट्टिकाणुओं के टूटने से निकलता है। जैसे ही मान लो आपके हाथ पर या कहीं पर किसी भी अंग में घाव होता है, तो घाव होते ही वहाँ से पट्टिकाणु बाहर आएंगे। पट्टिकाणु के बाहर आते ही उनसे थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव होगा और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, जिससे खून बहना रुक जाता है। इस प्रकार से ये रक्त शरीर से रक्त की हानि को रोकने का कार्य करता है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कुछ रोगों में, जैसे आप लोगों ने सुना होगा डेंगू बुखार। जब ये डेंगू बुखार होती है तो उस डेंगू बुखार में पट्टिकाणुओं की संख्या क्या हो जाती है? पट्टिकाणु कम हो जाते हैं। तो उसके अंदर इस कंडीशन में पट्टिकाणुओं की संख्या जब 10-20 हज़ार प्रति mm³ हो जाती है, तो उस कंडीशन में यदि उस व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उस व्यक्ति को चोट लगने पर अत्यधिक मात्रा में रक्त की हानि होती है और उससे रक्त की हानि होने से उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये जो पट्टिकाणु होते हैं, ये पट्टिकाणु क्या काम करवाते हैं? ये पट्टिकाणु हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं और रक्त का थक्का बनाकर हमारे शरीर से चोट लगने पर या रक्त वाहिनियों के टूटने पर जो अनावश्यक रक्त की हानि होती है, उस रक्त की हानि को होने से रोकने का कार्य करते हैं। तो इसी के साथ में आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि रक्त के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, उन घटकों की संरचनाएं क्या होती है और उन घटकों के कार्य क्या होते हैं। अब इसके पश्चात हम पढ़ने वाले हैं रक्त समूह, यानी रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, उनका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है।